हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेड जेनेसिस। मैं हूं गुरजोत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। क्या है फाइनेंशियल मार्केट, इसके बारे में डिटेल में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग वे से समझेंगे कि है क्या हमारी फाइनेंशियल मार्केट। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ एक फाइनेंशियल सिस्टम वर्ड है। क्या है? एक फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में आपके बिजनेस फर्म्स भी आ रही हैं, आपके हाउस होल्ड सेक्टर भी आते हैं, आपके बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट, जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। अब कंपनीज को करोड़ों में पैसे चाहिए होते हैं। 1 करोड़ तो नहीं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, इतना पैसा चाहिए होता है एक फर्म, मतलब एक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, बड़े लेवल की जो कंपनीज हैं। हम क्या करते हैं, 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए, ₹2000 हमने डिपॉजिट करवा दिए। कहाँ पे करवाते हैं? बैंक्स में करवाते हैं। अगर हम एक एक दो दो हजार अगर बिजनेस फर्म से कंपनी को देंगे तो उनको 200 करोड़ पूरे नहीं होने वाले, 300 करोड़ पूरे नहीं होने वाले, 1000 करोड़ पूरा नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। मान लीजिए कि आपने बच्चों 1000 रुपीज जमा करवा दिए, आपने 1000 पे जमा करवाया। मैंने अभी बताया 1000, 2000 जितने भी, उस पे बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। उस पे बैंक आपको क्या देगा बच्चों? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा। अब मैंने 1000 रुपये कराए, किसी ने 2000 करवाए हैं, किसी ने 20,000 करवाए हैं, किसी ने 50,000 करवाए हैं। तो हमारा पैसा कहाँ जाता है? आगे बिजनेस फर्म्स के पास। कहाँ जाता है बच्चों? बिजनेस फर्म्स के पास, हमारे कंपनीज के पास, मतलब हमारे डेफिशिएट यूनिट के पास क्या जाता है? वो पैसा जाता है। ठीक है। सेम ऐसी फाइनेंशियल मार्केट भी इसी तरह का रोल प्ले करती है। क्या करती है? इसी तरह का रोल प्ले करेगी हमारी फाइनेंशियल मार्केट। हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। शेयर्स हमने, डिबेंचर्स हमने इश्यू कर लिए, मतलब हमने खरीद लिए, शेयर्स को परचेज कर लिया। कंपनी इश्यू करती है तो हम उसको परचेज करते हैं। तो हम अगर शेयर्स खरीदते हैं फाइनेंशियल मार्केट में जाके, तो वो पैसा डायरेक्टली किसको जाता है? बिजनेस फर्म को। किसको जाता है बच्चों? बिजनेस फर्म को। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर का बैंक में जाता था, बैंक वाले जो पैसा जितना भी इकट्ठा होता था, सारा कहां जाता था? बिजनेस फर्म्स, हमारी कंपनीज, हमारी डेफिशिएट यूनिट्स में। सेम हाउस होल्ड सेक्टर के बाद दूसरा ऑप्शन भी है कि वो फाइनेंशियल मार्केट में जा सकती है, उससे शेयर्स परचेज कर सकती है, डिबेंचर्स परचेज कर सकती है, और वो वाला सारा पैसा कहां जाता है? बिजनेस फर्म्स में। ये सब क्या फाइनेंशियल सिस्टम है। हमारे पास दो ऑप्शंस मेनली रहते थे। तो डेफिशिएट यूनिट का जो मेन नीड है, पैसों का, जो पैसों का मेन नीड है, उसे पूरा करना कौन पूरा करता है? हमारा सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट हमारा हाउस होल्ड यूनिट है और डेफिशिएट यूनिट हमारा कंपनी यूनिट है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, फाइनेंशियल मार्केट मैंने अभी आपको समझाया क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन, क्या है बच्चों? ये एक लिंक है बिटवीन द सेवर एंड द बोरवर। मतलब किसकी बात कर रहा है? सेवर इसमें कौन है? हमारी हाउस होल्ड सेक्टर। और बोरवर कौन है? यहां पे हमारी कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्या लिखा हुआ है? दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। जिसके पास सरप्लस पैसा है वो किसको इनडायरेक्टली दिया जाता है? जिसको पैसों की जरूरत है, जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां पे क्या कर दिया जाता है? उनको पैसा दे दिया जाता है। हाउस होल्ड से कंपनीज के पास। मेन डील कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। किसके बीच में? हाउस होल्ड और कंपनीज के बीच में। ठीक है। जनरली द इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड, इन्वेस्टर्स कौन थे? हम हाउस होल्ड जो क्या है? सरप्लस यूनिट्स हैं, और बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपनीज जो हमारी क्या है? डेफिशिएट यूनिट, जिनके पास पैसों की कमी है। सरप्लस यूनिट से पैसा निकाल के डेफिशिएट यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कौन करवाता है? हमारी फाइनेंशियल मार्केट करवाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड द डेफिशिएट यूनिट्स एंड ब्रिंग टुगेदर द बोरोवर्स एंड द लेंडर्स। अब आता है बच्चों हमारे फंक्शंस। क्या फंक्शंस हैं? फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिस्कवरी, mobilization of savings and channelizing the saving in the most productive use,
प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डिटेल में स्टडी करते हैं है क्या। आइए क्या लिखा है बच्चों, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। हमारा पहला ही क्या है ये फंक्शन, किसका, हमारी फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन ये है कि भाई ये एक लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका पैसा ट्रांसफर करना किसी दूसरी जगह में, किसी दूसरी जगह में जो आप सेविंग्स कर रहे हो आपका पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करना, और ऐसी चीज पे लगाना जो बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो। क्या हो, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में आती हो, वहां पे आपका क्या लगा देना, पैसा लगा देना। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ द सेवर्स टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जहां से आपको रिटर्न भी अच्छी मिल पाए और जहां से कंपनी को भी फायदा हो सके, वहां पे पैसा लगा देना। सेकंड आता है बच्चों हमारा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। क्या आता है बच्चों, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब यह है कि विद द फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को देखते हुए जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है प्राइस को डिस्कवर करती है। डिमांड एंड सप्लाई मेन फैक्टर इसके अंदर माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। जितने हिसाब से डिमांड होगी उस हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है, जिस हिसाब से मार्केट फोर्सेस हम कह सकते हैं, सप्लाई होगी उस हिसाब से प्राइस डिस्कवर हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी कंपनी की डिमांड और सप्लाई पे, किस कंपनी की कितनी डिमांड चल रही है, उसके शेयर्स की कितनी डिमांड चल रही है। ये सब क्या है, किस पे डिपेंड करता है, हमारी प्राइस किस पे डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। आपके पास काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइस डिस्कवर करते हैं, क्या डिमांड रहेगी क्या सप्लाई रहेगी, उसके बेसिस से प्राइस क्या होता है हमारा सेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। देखो बच्चों, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपकी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। आपने फाइनेंशियल मार्केट में चले गए और वहां पे जाके पैसा लगाते हैं, आपने शेयर्स परचेज किए। अब शेयर्स आपकी मर्जी है, जब आप मर्जी उसको बेच सकते हो। आपने अपनी मर्जी से खरीदे, आप अपनी मर्जी से बेच सकती हैं। इजीली वहां पे जाके क्या हो सकता है, वो सेल हो सकते हैं। तो ये क्या है, लिक्विडिटी। आप जब मर्जी उसको पैसों में कन्वर्ट कर लो, जब मर्जी उसे मनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये दैट इज अ लिक्विडिटी। क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कैन बी बॉट, हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इजिली तरीके से हम उसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब हम अपनी सिक्योरिटीज को जब मर्जी खरीदें, जब मर्जी बेचें, जब आपको जरूरत है पैसों की आप उसे बेच दें। ये क्या हमारा लिक्विडिटी। ठीक है बच्चों, आगे आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, ये आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि भाई इस कंपनी की ये कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी की ये रिटर्न्स है, ये रिस्क है, ये अर्निंग कैपेसिटी है। फाइनेंशियल मार्केट आप सब डाटा दे रही है आपको। तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट रहेगी कंपनी के बारे में जानना, वो क्या हो जाएगी, कम रह जाएगी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या प्राइस रहेगा, अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, कॉस्ट क्या है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, ये सब क्या दे रही है आपको, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कर रही है। एक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, क्या प्राइस है, कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, ये सब कौन दे रहा है आपको, फाइनेंशियल मार्केट आपको प्रोवाइड करती है। सो इन्वेस्टर्स एंड द कंपनीज डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन एज इज रिडली अवेलेबल इन दी फाइनेंशियल मार्केट। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पैसा खर्चा ना करें, ऑलरेडी फाइनेंशियल मार्केट्स में उस कंपनी की प्रोफाइल, उस कंपनी के शेयर्स का सब कुछ पहले से ही मेंशन होगा। इसे कहते हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारी फाइनेंशियल मार्केट। दो तरह की हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है बच्चों, एक हमारी मनी मार्केट है, एक हमारा कैपिटल मार्केट है। क्या है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। एक बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी कैपिटल मार्केट है ये हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करेगा। किसकी बात करेगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की। और जो हमारी मनी मार्केट है ये किसकी बात करेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म
जो 1 साल से आप कम पैसा लगाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, वो मनी मार्केट कहा जाता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा 1 ईयर प्लस कर देते हैं तो 1 साल से मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो हमारी कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट के अंदर आपके 2 मार्केट्स और आती हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी, डिटेल में भी स्टडी करेंगे। देन इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों इस बार, तो याद रखना क्या है मनी मार्केट में। आपको वैसे बता देता तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। है क्या, देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा पॉइंट कंसेप्ट आता है मनी मार्केट। क्या आ रहा है बच्चों, मनी मार्केट। मैंने अभी आपको बताया कि जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए डील करती है। अगर आपने 1 साल से कम पैसा लगाना है, 1 साल से कम के लिए पैसा लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, किसको प्रेफर करोगे, मनी मार्केट को। किसको प्रेफर करोगे, मनी मार्केट। है तो फाइनेंशियल मार्केट का ही है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही, बट उसके अंदर जो हमारी कैटेगरी बनती है वो कौन सी बनती है, मनी मार्केट। क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। क्या लिखा है बच्चों, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए आप पैसा लगाते हो अप टू 1 ईयर। ठीक है, जनरली मनी मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है, वर्किंग कैपिटल। जो आपकी मनी मार्केट होगी वो किसकी बात करेगा, वर्किंग कैपिटल की बात करेगा। और जो कैपिटल मार्केट होगी वो किसकी बात करेगा बच्चों, वो किसकी बात करेगा, वो आपकी फिक्स कैपिटल की बात करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया, कोई इसका फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे केस स्टडीज में कि भाई ये मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, शॉर्ट टर्म, आप याद रखना। इसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी शॉर्ट टर्म डेब्ट के साथ डील करता है, सबके सब मनी मार्केट के अंदर आएंगे। द कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कमर्शियल बैंक्स, LIC, GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, एक्सेट्रा। मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस डील ऑन टेलीफोन एंड फैक्स ओनली। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल तक की सिक्योरिटीज की बात करता है। जब आपने इन्वेस्ट ही 1 साल तक का किया तो हम मनी मार्केट की बात करेंगे, और इसकी कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती है। इसके फीचर्स देखते हैं बच्चों, क्या है फीचर्स। जिसमें पहला फीचर है मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। जो हमारी मार्केट है वो क्या है बच्चों, शॉर्ट टर्म है, कोई भी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं बच्चों, RBI, कॉमर्शियल बैंक्स और LIC और GIC। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, अभी मैंने आपको बताया था, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, है ना, ये सब क्या हमारे क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC और हमारा GIC। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा कैपिटल मार्केट। क्या आ रहा है बच्चों, कैपिटल मार्केट। देखो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की बात करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की बात करता है। मनी मार्केट 1 साल तक की बात करता था, कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा की बात करेगा। क्लियर हो रहा है, उसमें आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती थी, इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों की बात कर रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि मतलब देखो शॉर्ट टर्म में तो 1 साल से कम तक का करना, 1 साल से कम तक का करना। मीडियम का मतलब 2 से लेके 5 साल के बीच में करना। 5 साल से जब आप ऊपर चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो लॉन्ग टर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, इट डज नॉट इंक्लूड द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ये इंक्लूड नहीं करेगा जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, सिर्फ लॉन्ग पीरियड की हमने बात करनी है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें आपका पहला पॉइंट है लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टिंग से हम ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, जब हमने टॉपिक शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक लिंक क्रिएट करता है सेवर और बोरोवर के बीच में। ठीक है, एक लिंक क्रिएट करना है कि भाई जिसको पैसों की जरूरत है उसे पैसा मिल जाएगा और जिसने पैसे लगाने हैं उसको अच्छी रिटर्न्स मिल जाएंगी। इसे कहते हैं लिंक बिटवीन सेवर एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चों,
उसके बाद आता है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम डील करेंगे तो किसकी बात करेंगे, कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, कैपिटल मार्केट की। अब एकदम से पौधा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, एकदम से पेड़ तो नहीं उग जाएगा, टाइम लगेगा। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। तो जो कैपिटल मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म्स। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। एक साल से कम की तो बात करता ही नहीं, एक साल से ऊपर पैसा लगाना है तो कैपिटल मार्केट में आ जाइए। फिर आता है हमारा थर्ड, यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। काफी सारे इंटरमीडियरीज होते हैं बच्चों, हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। इसमें एक ट्रेडर, इसमें बीच में ब्रोकर होगा। क्या होगा, एक ब्रोकर होगा, एक अंडर राइटर्स होंगे, डिपॉजिटरीज होंगी। ये सब रोल प्ले करते हैं शेयर्स को परचेज और सेल करने में। विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर हम शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमें प्रॉपर्टी के टाइम पे एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको चाहिए उसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है, जिसको पैसों की जरूरत होती है उसे वो प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी बिकवा के उसको पैसे दिए जाते हैं। सेम एज इट इज हमारा फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करता है बच्चों। ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज क्या करता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज को बेचने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है बच्चों, ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट है, वर्किंग ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, मनी मार्केट में किसी भी तरह के ब्रोकर की हम बात नहीं कर रहे थे। होते हैं ब्रोकर, बट हम उसमें किसी तरह से कोई डील नहीं करते ब्रोकर की। बट कैपिटल मार्केट में आपके ब्रोकर आपके इंटरफेयर करेंगे कि अगर कोई दिक्कत आ रही है शेयर्स को परचेज और सेल करने में। क्योंकि मनी मार्केट में तो हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, कॉल मनी है, आपकी कॉमर्शियल बिल्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, उनकी बात करते हैं। उसमें इतना फंडा नहीं होता है। फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, देखो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको समझते हैं। आपने 1 रुपया लगाया, वो 1 रुपये आपके 20 रुपए के नोट के बराबर आ गए, कैपिटल फॉर्म हो रही है, बढ़ रही है। वो 20 रुपए के हिसाब से आपने उससे 100 रुपए बनाए, उस 100 से आपने 1000 रुपए बनाए। ये सब क्या बच्चों, कैपिटल फॉर्म हो रही है, आपकी कैपिटल बनती जा रही है, बन रही है। कहाँ 1 रुपए से शुरू हुए थे, कहाँ हम 1000 तक चले गए हैं। दिस इज अ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या रेट रहेगा कैपिटल फॉर्मेशन का, ये आपको फाइनेंशियल मार्केट अच्छे तरीके से बताता है। क्या लिखा हुआ है, द एक्टिविटीज ऑफ द कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि आप यहां पे आके पैसा लगाइए, उस पैसे जो आपकी जेब में 100 रुपए पड़ा है, यहां पे आइए, उस 100 से 150, 200, 250 कई बार लॉस भी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको क्या दे रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन द कैपिटल मार्केट्स एंड आर encouraged टू सेव मोर फॉर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो वो जिस तरह से बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज एन अपेक्स बैंक। ठीक है, सेम एज इट इज हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो हमारी मार्केट आएगी उसके अंदर कौन डील करेगा, सेबी। कौन डील करेगा बच्चों, सेबी। सेबी पढ़ेंगे अभी डिटेल में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट ही कौन करेगा, सेबी करेगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द सेबी एंड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो मार्केट क्या चलती है, अपनी तरफ से मूव करती है। क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गाइडेंस किसकी रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी किसकी रहेगी। फ्रेमवर्क किसका रहेगा, हमारा सेबी करेगा। किसका रहेगा बच्चों, फ्रेमवर्क किसका रहेगा, सेबी का। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और जो सेबी ने इंफॉर्मेशन, जो फंक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं या जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को भी, ब्रोकर्स को भी, सबको फॉलो करनी पड़ेगी।
इसके बाद आता है बच्चों डिफरेंस, हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का क्या डिफरेंस रहता है। देखो बच्चों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, देखो मनी मार्केट में आपको क्या बताया था, शॉर्ट टर्म, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, शॉर्ट टर्म की, 1 साल तक की बात की जा रही है। इसके अंदर बच्चों मीडियम और लॉन्ग टर्म तक की बात की जाती है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरेबल्स, कॉल मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब आपके मनी मार्केट के अंदर आएंगे। और कैपिटल मार्केट के कौन से आएंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि आपके 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ये आपने डिटेल में +1 में भी पढ़ा हुआ है। मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा बच्चों, 1 साल। क्या रहता है, 1 साल। मनी मार्केट केस में 1 साल रहता है और इसमें कोई भी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम नहीं है। जितने 1 साल से ऊपर लगा रहे हो ना, तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर आ चुका है। आपको इतना सोचना ही नहीं है कि भाई 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, सिर्फ मनी मार्केट में 1 साल तक का होता है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, देखो मैच्योरिटी इसमें आपकी मैच्योरिटी भी 1 साल की होती है, 1 साल तक ही है, और रिस्क भी कम रहेगा। इसमें क्या है, रिस्क ज्यादा रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिस्क कम है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकती है। एक्सेप्शनल केसेस भी हैं काफी, तो हम इसके हिसाब से अगर चलें तो मनी मार्केट में अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम होगी एज कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट में रिस्क भी ज्यादा है बच्चों और रिटर्न भी ज्यादा होगा। कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं। क्लासिफिकेशंस क्या थी हमारी कैपिटल मार्केट की, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों हमारा प्राइमरी मार्केट, जिससे हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट। क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट। मतलब न्यू इशू मार्केट का मतलब है इसमें हम न्यू सिक्योरिटीज की बात करेंगे। न्यू सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो फर्स्ट टाइम क्या हो रही है बच्चों, फर्स्ट टाइम उसकी डीलिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग पे है। वो सब कौन सी सिक्योरिटीज है हमारी बच्चों, कौन सी है, कौन सी है, न्यू सिक्योरिटीज है, प्राइमरी मार्केट के अंदर आएगा, जिसे हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। एक एग्जांपल से पॉइंट समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज आएगी, तो थोड़ा फोकस रखना है क्या। देखो बच्चों, एक प्राइमरी मार्केट है आपकी, एक आपकी प्राइमरी मार्केट है और एक आपकी सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब क्या चीज है, देखो ये हमारी कंपनी है, ABC लिमिटेड कह सकते हैं हम इसके, ठीक है, और ये हमारा इन्वेस्टर है, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टर, और ये हमारी क्या है बच्चों, कंपनी। देखो कैपिटल मार्केट है तो ब्रोकर तो होगा ही होगा। हम ABC लिमिटेड क्या कर सकता है, डायरेक्टली, मतलब इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। ABC लिमिटेड डायरेक्टली इशू कर सकती है। बीच में ब्रोकर तो आएगा, बीच में ब्रोकर तो आएगा ही आएगा, बीच में ब्रोकर तो आएगा ही आएगा। मतलब सीधा कंपनी से क्या कर रहे हैं हम, सीधा डायरेक्टली इन्वेस्टर को क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं। बीच में ब्रोकर आएगा, बीच में ब्रोकर डील करेगा, देन उसके बाद इन्वेस्टर पे जाएगा। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, मान लीजिए यही इन्वेस्टर क्या करता है, यही इन्वेस्टर आगे 2-3 इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स दे देता है। मतलब कोई खरीद रहा है इसके शेयर्स, मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर अगर हम जा रहे हैं तो हमारी सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी। अगर हम डायरेक्टली कंपनी से इन्वेस्टर में जाते हैं तो हमारी प्राइमरी मार्केट आ जाएगी। ब्रोकर दोनों केसेस में होंगे, ऐसा नहीं कि ब्रोकर नहीं होंगे, ब्रोकर कैपिटल मार्केट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रोकर ये तो आपके शेयर्स को परचेज और सेल करवाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्या करता है, डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, ऊपर वाला कंसेप्ट पेंडिंग है। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, खरीदा जाता है। ठीक है, खरीदता तो इन्वेस्टर है, बेचता हमारी कंपनी, पहली बार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्राइमरी मार्केट क्या करिए, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है। सीधा ABC लिमिटेड जो कंपनी है वो किसके पास जाता है, डायरेक्टली इन्वेस्टर को जाके अपने शेयर्स इशू कर देता है। बीच में ब्रोकर आएगा, बीच में ब्रोकर आएगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रोकर का आना जरूरी है, ब्रोकर के बिना कैपिटल मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर सकती है।
ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ आगे, बिकॉज इन द प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स एंड यूटिलाइजेस दीज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स, और उसी फंड्स का जो पैसा इन्वेस्टर ने कंपनी को दिया है उसके बदले में शेयर्स लिए हैं, तो कंपनी उस पैसे को यूज करके बिल्डिंग्स, प्लांट्स, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं ऑफ द फ्लोटेशन ऑफ द सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मेथड्स, हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड्स आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो बच्चों, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस आपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखा होगा, जिसमें एक्टिविटीज, स्कूल के बारे में कब इस्टेब्लिश हुआ था, हमारे क्या क्या गोल्स हैं, क्या मिशंस हैं हमारे, है ना, और क्या क्या हमारे टॉप रैंकर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। सेम एज इट इज कंपनी की भी एक प्रोस्पेक्टस होता है, जिसके अंदर कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, क्या रिस्क उठा सकती है, कितने डेब्ट्स उसने ले रखे हैं, कितना लोन ले रखा है मार्केट से, कितने इसके पास कैपिटल है, सब कुछ पहले से ही मेंशन होता है, उससे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, इसे कहते हैं पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा है बच्चों? अंडर दिस मेथड कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक टू नो अबाउट द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। मैंने अभी आपको बताया रिस्क क्या रहेगा, अर्निंग पोटेंशियल्स क्या रहेंगी, हमने पैसा लगाना नहीं लगाना, हमने कहीं गलत पैसा तो नहीं लगा दिया, ये सब इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की प्रोफाइल, उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस आपको देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। है क्या? फिर आता है हमारा ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या बच्चों? इंटरमीडियरी रोल प्ले करेगा। इंटरमीडियरी की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं बच्चों? सिक्योरिटीज को परचेज और सेल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी। सीधा कंपनी डायरेक्टली नहीं दे रही है। स्टार्टिंग वाले में कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती थी, इसमें इंटरमीडिएट का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। जब भी सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, उसमें इंटरमीडिएट का रोल आएगा। 2 स्टेप से कर सकती है, जिसमें पहला स्टेप है फर्स्ट व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटी टू द इंटरमीडिएरी, या तो इंटरमीडिएरी को फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू कर दे, या इंटरमीडिएरीज को, या क्या कह रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि कंपनी सीधा डायरेक्टली क्या कर दे, इंटरमीडिएरी को क्या कर दे, फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू कर दे। दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारे इंटरमीडिएरीज हैं, जो हमारे इंटरमीडिएरीज हैं वो किसको देंगे? पब्लिक को देंगे। पब्लिक को पैसा देंगे। ये फेस वैल्यू पे पैसा दिया गया था, ये भाई अपना हाई प्राइस चार्ज करेंगे। मतलब कंपनी ने क्या किया, जब इंटरमीडिएरी को शेयर्स दिए तो उसने फेस वैल्यू पे दिए, आगे इंटरमीडिएरी ने पब्लिक को जो शेयर्स दिए फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे दिए। ये सब क्या है? हमारा स्टेप है। विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएरी हम सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अलग अलग तरह के आपके इसके अंदर इंटरमीडिएरीज आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट सीधी सी बात है, अपने जो पर्सन्स हैं, जो मेन, जिसे हम कहते हैं ना पार्शियलिटी करना, जो हमारे खास बंदे हैं उनको शेयर्स दे देना। कंपनी क्या करती है, कुछ अपने क्लाइंट्स होते हैं जो उसके बहुत खास होते हैं, उसे डायरेक्टली इशू कर दिए जाते हैं शेयर्स। उसे इशू क्या कर देते हैं? शेयर्स को इशू कर दिया जाता है। कोई भी सिक्योरिटी से उसे इशू कर दी जाती है। किसे? जो उसके खास पर्सन्स हैं। क्या लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट में? अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडिएरी एट अ फिक्स प्राइस, and the second step, intermediaries sell these securities not to the general public but to the selected clients at higher prices. पहले कंपनी ने किसको दिए? इंटरमीडिएट तो आना ही आना है। कंपनी ने इंटरमीडिएरी को दिए, इंटरमीडिएरी ने जनरल पब्लिक को नहीं दिए। बच्चों इसमें हमने पढ़ा था ऑफर फॉर सेल में जनरल पब्लिक को दिया जाता था। इसके अंदर क्या है बच्चों? प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरल पब्लिक को नहीं दिए जा रहे, जिसको जो खास क्लाइंट्स हैं, जो खास बंदे हैं उनको क्या दिए जाते हैं? जो इंटरमीडिएरीज होती हैं उन्हें शेयर्स को क्या कर देती है? सेल कर देती है। द इशूइंग कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू गिव डिटेल अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको तो पता ही है, जो कंपनी होती है प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है सब कुछ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है बच्चों,
फिर आता है बच्चों हमारा फोर्थ, राइट इशू। राइट इशू का मतलब है जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शेयर्स दे देना, नए शेयर्स दे देना। क्या उनका प्रपोर्शन रहेगा उस हिसाब से उसको शेयर दे देना। अगर जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 2 शेयर दे दिए जाए, तो जिसके पास 10 होंगे उसे 4 दिए जाएंगे। समझ रहे हो, प्रपोर्शन के हिसाब से शेयर्स दे दिए जाते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें न्यू शेयर जब दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं राइट इश्यू। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब तो आपको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब तो आपको पता है कि जब कंपनी मार्केट में क्या होती है, अपना शेयर लेके आती है, सबसे पहले वो आईपीओ ही लेके आती है, जिसके बेसिस में काफ़ी सारी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, अलग तरह की इंस्टॉलमेंट्स बनती है, कॉल मनी बनती है। तो ये सब क्या है, आईपीओ। कंपनी पैसा मार्केट से जनरेट कर रही है, पब्लिक से जनरेट कर रही है, पहली बार कर रही है, दैट्स अ आईपीओ। EIPO, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, इट्स अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। अब उसी को क्या कर दिया गया, ऑनलाइन सिस्टम से कर दिया, उसे हम कहते हैं EIPOs। इन दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। कौन से ब्रोकर्स होंगे बच्चों, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इसके अंदर आएंगे, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑर्डर्स को प्लेस किया जाएगा। द कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी हैज टू अप्लाई, पहले उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल अप्लाई करना पड़ता है। आजकल हम जो कर रहे हैं वो सब क्या है, कंपनियां करती है, आईपीओ इशू करती है, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जीरोधा, विद द हेल्प ऑफ अपस्टॉक्स, विद द हेल्प ऑफ ग्रो ऐप, हम क्या करते हैं, उसे परचेज करते हैं। ऐसा ही होना है, तो ये सब क्या EIPOs ही हैं। फिर आता है बच्चों हमारी नेक्स्ट मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। मैंने समझा दिया था कौन सी मार्केट है आपकी, सेकेंडरी में स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज की बात करते हैं, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज की बात नहीं करते हैं। द सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड, जो पहले से सिक्योरिटीज इशू कर रखे जिसे हम सेकंड हैंड सिक्योरिटीज कहते हैं, वो आपका किसके अंदर आता है बच्चों, सेकेंडरी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर्स। प्राइमरी मार्केट में तो क्या करता था, कंपनी सीधा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू कर देता था, बीच में ब्रोकर आएगा। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू अदर इन्वेस्टर। मैंने आपको समझाया था कि एक इन्वेस्टर जब दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज बेच देता है विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, उससे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। समटाइम्स द इन्वेस्टर इज इन द नीड ऑफ द कैश एंड अदर इन्वेस्टमेंट वांट्स टू बाय। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको पैसों की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसने अपने शेयर्स बेचने होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर वो अपने शेयर्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या डिफरेंस है बच्चों प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। देखिए, प्राइमरी मार्केट आपकी न्यू मार्केट सिक्योरिटीज में आती है, किसके अंदर आ रही है बच्चों, न्यू मार्केट सिक्योरिटीज। इसके अंदर जो पहले से ही सिक्योरिटीज को क्या कर रखा है, ट्रेडिंग में लाया हुआ है। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं। मेथड ऑफ परचेजिंग करेगा डायरेक्ट रहता है, क्या रहता है बच्चों, डायरेक्ट रहता है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड रहेगा। सेकेंडरी में क्या रहता है, इनडायरेक्ट मेथड के तरीके से हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। हेल्प्स न्यू प्रोमिसिंग बिजनेस टू प्रॉस्पर बाय ऑफरिंग एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मेनली ये एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए होता है, बट ये किस लिए होता है, कंपनीज की फंडिंग्स के लिए ज्यादा नहीं है। ये इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर से क्या करता है, जिसको जरूरत होती है पैसों की, वो क्या करता है, अपने शेयर्स को बेच देता है। जिसको शेयर्स चाहिए, जिसको कंपनी का थोड़ा हिस्सा चाहिए, वो कंपनी में पैसा लगा देता है। ये क्या करते हैं हम, सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट कैन बी सोल्ड ओनली वंस। इसमें काफी मल्टीपल टाइप्स में आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं आप बच्चों, ट्रेड कर सकते हो, परचेज करो, सेल करो मल्टीपल टाइम्स में। इन द प्राइमरी मार्केट द कंपनी सेल स्टॉक्स बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर चलता है, जो भी आपको समझाया था। हियर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स। कंपनियां करती है सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बेच के पैसा कमाती है। यहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा कमाता है शेयर्स को बेच के। यहां पे कंपनी कमा रही है, तो यहां इन्वेस्टर कमा रहा है। एज स्टेटेड अर्लियर, अंडरराइटर्स सर्व, मतलब इसमें अंडरराइटर्स आ रहे हैं हमारे, और इसके अंदर ब्रोकर्स आते हैं। ठीक है, देखो अंडरराइटर्स कौन होते हैं, अंडरराइटर्स का मतलब है कि कंपनी कहती है कि भाई हमारे इतने शेयर्स हैं, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए बच्चों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है,
एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होता है हमारा वो कितना होता है बच्चों? 90%। कितना होता है? 90% आपको मिनिमम सब्सक्राइब करने ही होते हैं। तो अंडरराइटर्स ये कहते हैं कि भाई कंपनी वालों को कि अगर आपके शेयर्स को इशू नहीं कर पाता या 2 या 3% या कोई शेयर्स इशू नहीं कर पाता, मान लो 80% ही शेयर्स क्या हुए हैं, इश्यू हुए हैं, मतलब अंडर सब्सक्राइब्ड रह गए हैं, तो क्या होगा? जो डिफरेंस है वो हमारे जो अंडरराइटर्स है उन्हें क्या कर लेंगे? उन्हें इशू कर लेंगे, जिसकी वजह से जो शेयर्स का जो हमारा वो होता है, लिमिट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, वो पूरा हो जाता है 90% का। कौन हेल्प कर रहा है? अंडर राइटर्स हेल्प करते हैं, उसके बदले में वो अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ब्रोकर आता है, ये आपको पता ही है। प्राइस ऑफ द शेयर फिक्स्ड इन द प्राइमरी मार्केट, इसमें क्या है? मार्केट फोर्सेस एज पर अकॉर्डिंग टू डिमांड, एज पर अकॉर्डिंग टू सप्लाई, इसमें प्राइस क्या करेगा? सेकेंडरी मार्केट में मूव करेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेगुलेशन एक्ट डिफाइन अ स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। कहने का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है सिक्योरिटीज को बाय करने में, सेल करने में, डील करने में, बिजनेस को कंट्रोल रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर इंडाइसेस आएंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? पहला फंक्शन है हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखो बच्चों, अगर आप किसी ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी ने ना प्लांट लगाना है, वो कंपनी बाहर की है, फॉरेन कंपनी ने इंडिया में आके क्या लगाना है? कोई प्लांट लगाना है, अपनी स्टैब्लिश करना है, कोई मशीनरी स्टैब्लिश करना है, कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाना है। तो क्या देखेगा वो कंपनी वाला? क्या देखेगा? हमारे इंडिया की स्टॉक मार्केट किस तरह से चल रही है। कहने का मतलब स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी चीज है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंट्री की इकोनॉमी किस तरह की है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर और टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन। ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज आपका राइज कर रहा है, मतलब आपके इंडाइसिस सेंसेक्स और निफ्टी है, अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हमारी इकोनॉमी भी क्या रहेगी बच्चों? इंक्रीजिंग रहेगी। अगर डिक्रीजिंग में है तो हमारी इकोनॉमी डिक्रीजिंग में रहेगी। एवरी मेजर चेंज इन द कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर। ठीक है, द राइज ऑफ द फॉर्म द शेयर प्राइसेस इंडिकेट्स दैट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। कहने का मतलब मैंने आपको भी समझाया ही है कि अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट अगर बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, तभी हमारा देश का जीडीपी सब कुछ राइज करेगा। कैसे? मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी उस पैसा को यूज करती है, मशीन्स अपने मत कहने का मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, बिल्डिंग्स परचेस करे, कुछ भी करे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जब बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, सब कुछ डेवलप होगा, जिससे हमारा देश भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। इकोनॉमिक बैरोमीटर। देन आता है बच्चों प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या आ रहा है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हमने पहले ही बात की है, जो सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्स किया जाता है एज पर अकॉर्डिंग टू डिमांड, एज पर अकॉर्डिंग टू सप्लाई किया जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट फोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम नहीं, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? सिक्योरिटीज को डिस्कवर करती है, प्राइस को डिस्कवर करती है। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। द सिक्योरिटीज ऑफ द प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, मतलब जो सिक्योरिटीज किसकी? जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनका प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, उनका क्या होगा? रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, मतलब उनकी डिमांड भी ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लो प्रॉफिटेबल कंपनीज। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा है, गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है और क्रेडिटर्स के लिए भी क्या करना है? फायदा है। अगर हम सिक्योरिटीज के क्या करते हैं बच्चों? वैल्यूएशन करते हैं। थर्ड आता है बच्चों हमारा कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कर रहे हैं? देखो, कोई पर्सन पैसा लगाता है
कोई पर्सन पैसा निकाल रहा है, जितना पैसा लगाया जाएगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में चलती रहेगी। ग्रीन में लेके जाना है मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में लेके जाना है। कोई पैसा लगा रहा है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करता है, कोई री इन्वेस्टमेंट करता है, ये सब क्या हमारा देश की हमारी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या होती है, कंट्रीब्यूशन मिलती है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट का मतलब ये है कि अवेयर किया जाता है हमारे इन्वेस्टर्स को, एडुकेट किया जाता है कि आपने क्या करना है, अवेयर करना है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट में क्या है बच्चों, इसमें अवेयर किया जाता है इन्वेस्टर्स को, उन्हें एजुकेट किया जाता है जिससे वो क्या कर सके, मार्केट को इजीली तरीके से जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसे समझ सके, किस तरह से मार्केट को समझना है। आपको क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है किसको, इन्वेस्टर्स को। फिर आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, इजीली आप मार्केट में परचेज एंड सेल कर सकते हैं। जब आपको जरूरत है आप पैसे, जब आप शेयर्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक फंक्शन इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिव्स एश्योरेंस टू इन्वेस्टर दैट द इन्वेस्टमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैश में क्या कर सकते हैं हम, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने लॉन्ग टर्म में कर रखा है चाहे शॉर्ट टर्म में कर रखा है, आप इजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है बच्चों, आगे क्या है बच्चों, प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में है एक तरह से रोल प्ले करती है भाई, हैबिट बना देती है। जो सेव करेगा वही आगे इन्वेस्ट कर पाएगा। आज हमने 10 रुपये सेव किए हैं तो इन फ्यूचर में हम उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर सेव ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर पाएंगे, है ना बच्चों। द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है। आप सेव करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम बैठे हैं, फाइनेंशियल मार्केट बैठी है सेट करने के लिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, मतलब जो रेट्स होते हैं कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, ये सब क्या स्पेकुलेशन है। एक रिसेंटली एग्जांपल लेता हूं, पेटीएम का अभी रिसेंटली एग्जांपल आया था। अब इसका मैं आपको एग्जांपल क्या है, देखो 31 फेब को, ये 31 फेब नहीं, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक सट्टेबाजी, जिससे हम क्या करते हैं, शेयर्स का अप डाउन चलता रहता है, शेयर्स के प्राइसेस का अप डाउन चलता रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एग्जांपल क्या है, देखो पेटीएम का रिसेंटली अभी न्यूज आया है 31 जन को कि इसे बैन कर दिया जाएगा। जो सर्विसेज हैं 29 फेब के बाद क्या कर दी जाएंगी, बैन कर दी जाएंगी, सर्विसेज नहीं ऑफर करेगा। जब 31 जन था तो इसका जो रेट था मार्केट में, सेंसेक्स का नहीं, निफ्ट इसके जो हमारा रेट था पेटीएम का शेयर मार्केट में, वो 760 था। और 1 फेब को, किसको वजह, 1 फेब को अगले दिन ही ये रेट क्या रह जाता है, 609। कहने का मतलब ऐसा डिसीजंस से मार्केट अप भी कर सकती है, मार्केट डाउन भी कर सकती है, रेट में आप डिफरेंस अंदाजा लगा सकते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन। डिमांड और सप्लाई से फैक्टर प्ले करना, बट ये किससे फैक्टर प्ले किया है, ये एज पर अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिसीज ऑफ द आरबीआई, उस जो भी इसका सिचुएशन है, जो उनको पता है क्या कंडीशन थी, क्या सब कुछ था, जिनकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। अब देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या पता कुछ दोबारा से इसको चलाया जाए, बट अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक आरबीआई का यही सिस्टम है कि पेटीएम को भी 29 फेब के बाद ऑफर नहीं किया जाएगा, कोई भी सर्विस ऑफर नहीं होंगी। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपका कोई भी डाटा मार्केट में लीक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, गलत इस्तेमाल नहीं होगा आपके डाटा का। जो आप जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है, पहली बात तो वो लिस्टेड कंपनीज होंगी, लिस्टेड ब्रोकर्स की हेल्प से, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की हेल्प से आपने पैसा लगाया है, तो आपकी ट्रांजैक्शंस हमेशा क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। ठीक है बच्चों, इन द स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम्स इन द ट्रेड लिस्ट।
वही बात है कि ऐसी कंपनीज जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, सिर्फ उसी कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए और जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनकी हेल्प से ही पैसा लगाना चाहिए। जब लिस्ट किया जाता है कंपनी को, उसकी क्या चेक की जाती है? साउंडनेस ऑफ द कंपनी चेक की जाती है कि भाई वेरीफाई किया जाता है कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी, रिस्क, रिटर्न, सब कुछ क्या किया जाता है, दिस फैक्टर को लिया जाता है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। कल बारिश आ गई थी तो नोट सूखने डाले हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? बेटर एलोकेशन ऑफ द कैपिटल, शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर क्वेटेड हायर प्राइसेस एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड सो मच कंपनीज कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सीधी सी बात है, एलोकेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। आप क्या कर रहे हो? अपने फंड्स को, अपने मनी को, अपने कैपिटल को बनाते जा रहे हो, फॉर्म करते जा रहे हो। किसकी वजह से? स्टॉक मार्केट की हेल्प से। आप इजीली क्या कर रहे हैं? आने वाले टाइम पे सिक्योरिटीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसा में बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो, बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज, सबसे पहले तो सिक्योरिटीज को बेचने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो वो सिक्योरिटीज है वो लिस्ट है या नहीं है। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल वे की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर में कटिंग आती होती थी कि भाई आपने शेयर इशू करने हैं तो ये रेट पे शेयर आप इशू कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? शेयर मार्केट में जाके पैसा लगा सकते थे। बट अब सिस्टम क्या हो चुका है बच्चों? चेंज हो चुका है। क्या है? पढ़ते हैं, बट किस पे आप लगाओगे? सिर्फ लिस्टेड शेयर्स, मतलब लिस्टेड कंपनीज पे ही आप पैसा लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। ये हमारा पहले वाला सिस्टम होता था। आपको क्या कर दिया जाता था बच्चों? शेयर इस तरह से दिया जाता था। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं, जो स्टॉक एक्सचेंज आपको, ये क्या है? आपका एक शेयर है। क्या है बच्चों? ये शेयर का एक सर्टिफिकेट है, एक प्रूफ है कि आपने शेयर परचेज किया था। अब की बात करें तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो चुका है, बट पहले आपको इस तरह से शेयर प्रोवाइड किया जाता था। रजिस्टर्ड नंबर, नेम ऑफ होल्डर, कितने रुपए का शेयर था वो, कितने पैसे दिए हैं, कितने रुपए का है, डिसेंटिंग नंबर, सब कुछ मेंशन था। जिस हिसाब से आपकी कार की, आपके व्हीकल की आरसी होती है, सेम एज इट इज ऐसा ही आपका क्या होता है? शेयर का सर्टिफिकेट होता था जो पहले से जनरेट होता था। देखो, अगर आप पा रहे हो तो ये नोट देखो, हल्का सा ना यहाँ से फटे फुटे हुए हैं, टेप लगा लगा के क्या किया हुआ है, इसे चिपकाया हुआ है। बाय चांस अगर ये गुम हो जाता है तो हमारा लॉस। बट आज की बात करें तो आपके अकाउंट में ही क्या हो जाते हैं? डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका शेयर का सर्टिफिकेट। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर को सिलेक्ट करना। गलत ब्रोकर को सिलेक्ट मत कर लेना, नहीं टक्कर ही खाते रहोगे जैसे ये आपस में भिड़ रहे हैं। मेरे पास आ जा, तो मेरे पास आ जा। आपने किसको करना है? रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को क्या करना है बच्चों? सिलेक्ट करना है। जो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी से जो रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ आपने उनके साथ क्या करना है? उनके साथ क्या करना है? उनकी हेल्प से ट्रेड करना है। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? जब हम क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं मार्केट्स में, सिक्योरिटीज को खरीदना चाहते हैं, तो आपका पैन नंबर चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट, नेम और एनी अदर ब्रोकर्स जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। ये सब क्या है? सिलेक्शन ब्रोकर। कहने का मतलब आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर सेलेक्ट करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं, जो जरूरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका डीमैट अकाउंट। उस वाले में हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे बच्चों? डीमैट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी से। किससे बच्चों? डिपॉजिटरी से। अच्छा, एक चीज बताता हूं इससे पहले, देखो ये हमारा इन्वेस्टर्स है, ये क्या है? हमारा इन्वेस्टर। ये हमारे डिपॉजिटरीज हैं, ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि ब्रोकर का काम कर रहा है। ब्रोकर आप कह सकते हो, इंटरमीडियरी है वैसे ये हमारे, आप ब्रोकर कह सकते हैं। वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अलग होते हैं ब्रोकर से, बट आप कह सकते हैं ये हमारा इंटरमीडियरी है। इन्वेस्टर क्या करेगा? इसे फीस देगा कि भाई मुझे क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के पास जाएंगे,
ये इसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसे फीस देंगे, ये इसे सर्विसेज देंगे, ये इसे सर्विसेज देगा। यहां से क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। डिपॉजिटरी आपके दो तरह की है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। चलते हैं आगे। ओपनिंग डीमेट अकाउंट। अब आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया जाएगा जब भी आपको सिक्योरिटीज में ट्रेड करना होगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कितने शेयर्स हैं आपने परचेज कर रखे हैं। ये सब क्या है, डीमेट अकाउंट की बात करता है। डीमेट अकाउंट जिसे हम डीमेटलाइज अकाउंट भी कहते हैं, और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी फंड आपके बैंक भी हो सकते हैं, आपके स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं, किसमें, एक लिस्टेड सिक्योरिटीज में होगा और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि हमारे दो तरह से डिपॉजिटरीज होते हैं, एक एनएसडीएल, एक सीडीएसएल। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। आपको याद रखना, दो हमारी डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, डिपॉजिटरीज हैं। देयर इज अ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब अगर हम बात करें सीधा ये इसके साथ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप क्या करोगे बच्चों, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमने, मान लो रिलायंस का शेयर एग्जांपल है सिर्फ, हमने एक रिलायंस इसको सर्च किया। रिलायंस सर्च करने के बाद हमने कहा कि ये रेट है, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म तक के पैसा लगाना है, और हम क्या कर देंगे, ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। ये क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट। ये जो आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, ये जिरोदा का है। आप किसी भी ऐप का, किसी भी आप ब्रोकर का यूज कर सकते हैं जो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट, द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड विद द ब्रोकर, आइदर डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, पर्सनली और थ्रू फोन, ईमेल एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर जो शेयर है, अभी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप क्या रखेंगे, अपना शेयर मैच करेंगे शेयर बेस्ट प्राइस, कौन सा शेयर किस हिसाब से मिल रहा है, आप क्या करेंगे, चेक करते हैं। भाई पहले चेक किया जाता है कि भाई जब ये 2000 का शेयर हो जाएगा तब मैं इसको खरीदूंगा। ये सब क्या है, मैच द शेयर एंड द प्राइस। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। अब इससे पहले आपने क्या किया, सर्च किया। बाय तो बाद में आया ना, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप सर्च करते हो कौन सी कंपनी में लगाना है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। फिर आप ऑर्डर क्या करोगे, प्लेस करोगे। देन क्या होगा, आप शेयर का रेट देखोगे। शेयर का रेट को देखना पड़ेगा कि मैंने शेयर पर रेट खरीदा है, या फिक्स कर दो कि एक लिमिट फिक्स कर दो कि मैंने 2000 रुपये में शेयर खरीदना है। जब ये 2000 का शेयर हो जाएगा तब मैं पैसे लगा दूंगा, या अपने आप ही वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर आता है एग्जीक्यूट द ऑर्डर व्हेन द प्राइसेस कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन। देखो अब क्या हो रहा है, जो हमने प्राइस मेंशन किया था, पहले हम क्या कर रहे थे कि भाई हमें इस तरीके का प्राइस चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्डर को, भाई कि मुझे, मैं कहता हूं एक लिमिट के अंदर ही क्या हो, पैसा हो। मैं कहता हूं 2000 का शेयर है तो 2000 में मैं क्या कर लूं, उसे परचेज कर लूं, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, शेयर परचेज हो जाएगा। ठीक है, किसके अंदर आएगा वो, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर में। और लास्ट वाले हम क्या कर रहे थे, लास्ट वाले में हम ये देख रहे थे कि शेयर का बेस्ट प्राइस क्या रहेगा। ठीक है बच्चों। फिर आता है इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। आपको ट्रेड कर एग्जीक्यूट करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, जिसके अंदर मेंशन होगा कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने खरीदे हैं, कितने बेचे हैं, क्या प्राइस में खरीदा है, कब खरीदा है, किस टाइम खरीदा था, सब कुछ पहले से ही मेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगे हैं, यह भी इसके अंदर क्या है, मेंशन होगा। डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। अब आप क्या कर देंगे, शेयर्स की डिलीवरी कर देंगे और आप पेमेंट दे सकते हैं, मतलब आपको शेयर्स मिल जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, उनके बदले में पैसे दे सकते हैं। बेच रहे हो तो पैसे लोगे, खरीद रहे हो तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। सेटलमेंट साइकिल आप याद रखना, T+2 होता है, T+2 ट्रांजैक्शन +2 डेज। 8 ट्रांजैक्शन हुई है तो +2 डेज आप उसमें ऐड कर लीजिए, उस दिन आपके क्या हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी।
अप्रैल 2003 से यही सिस्टम क्या चल रहा है, लागू किया जा रहा है, T+2 डेज। एक चीज और, इसमें बच्चों एक वर्ड आया पे इन डे। क्या है बच्चों? पे इन डे। तो क्या है इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। देखो बच्चों, एक इन्वेस्टर है, ये सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है, ये बाय करना चाहता है, ठीक है, ये बाय करना चाहता है। ये एक ब्रोकर लेके आएगा, इसका ब्रोकर भी होगा, इसका ब्रोकर भी होगा, ब्रोकर नंबर 1। बीच में हमारा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। क्या है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज। हमारा दूसरा इन्वेस्टर है, क्या है बच्चों? दूसरा इन्वेस्टर जो बेच रहा है सिक्योरिटीज को, क्या कर रहा है बच्चों? बेच रहा है। ये भी विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर क्या करेगा? सिक्योरिटीज को बेचेगा। ये हमारा ब्रोकर नंबर 2 एग्जांपल है, सिर्फ ब्रोकर नंबर 2 कह सकते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है? इसको पैसे देता है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को जब पैसे देता है, जब ब्रोकर जब मतलब जो खरीद रहा है, खरीदने वाला पर्सन का जो ब्रोकर है, उस साइड का जो ब्रोकर है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देता है, इसे कहते हैं पे इन डे। क्या कहते हैं बच्चों? पे इन डे। इन डे मतलब आ रहे हैं पैसे, स्टॉक एक्सचेंज के पास आ रहे हैं। और जब इन्वेस्टर इस ब्रोकर को पैसे देता है कि भाई तू मेरी सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो तू मेरे से पैसे ले, फिर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को जब पैसे देता है उसे कहते हैं पे आउट डे। अब इसमें क्या करेगा? ब्रोकर से पैसा जा रहा है, जा रहा है। इसमें फर्स्ट ब्रोकर से मतलब बायर क्या करता था? बायर जो इन्वेस्टर है वो अपने ब्रोकर को पैसा देता था और वो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा देता था, उसे कहता है पे इन हो रहा है। इन हो रहा है, हो तो इसमें भी पैसा जाया है, बट यहां बायर वाले से क्या आता है? स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसा आ रहा है, वो पे इन डे है। जब ब्रोकर सेकंड मतलब सेकंड इन्वेस्टर से जो बेच रहा है उससे जब पैसा स्टॉक एक्सचेंज में जाता है तो वो क्या हमारा पे आउट डे है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था कि पेमेंट कर रहे हैं अदर ब्रोकर को। किसको पेमेंट कर रहे हैं? अदर ब्रोकर को। जब पेमेंट की जाती है, जब इन्वेस्टर अदर ब्रोकर को पेमेंट करता है, उससे हम क्या कहते हैं? पे आउट डे। और फिर वो पैसा आगे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में तो पैसा जाएगा ही जाएगा। ठीक है बच्चों, then the broker then has to make payment to investor within 24 hours of the payout day। 24 घंटे के अंदर अंदर ये सब काम हो जाने चाहिए। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स द डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में क्या हो जाते हैं? शेयर्स अपडेट कर दिए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इटाइसिस। देखो बच्चों, हमारे इंडिया में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, नेशनल लेवल पे काम करते हैं। 21 जो बाकी रहते हैं वो हमारा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये हमारे क्या है? नेशनल लेवल पे काम करते हैं। मेन इंडाइसिस हैं हमारे। सेंसेक्स 1875 में आया था, जिसे हम ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर 30 स्टॉक्स क्या होते हैं इसके अंदर, मतलब 30 कंपनीज इसके अंदर लिस्टेड होती है। मतलब 30 कंपनीज के बेसिस पे सब चल रहा होता है। वैसे कंपनीज में अप्रोक्सीमेटली 5000 कुछ कंपनीज होती हैं, बट टॉप मोस्ट जो 30 कंपनीज होती हैं उस 5000 अप्रोक्सीमेट में से जो 30 कंपनीज जो मेन है उसके बेसिस पे क्या लिया जाता है? डाटा लिया जाता है। निफ्टी 50 के अंदर हम 50 स्टॉक्स के बेसिस पे हम क्या लेते हैं? इंडेक्सिंग करते हैं। ये 1992 में आया था। ठीक है बच्चों, एक वर्ड आ रहा है डीमेटीरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। क्या है थोड़ा देखना है बच्चों। देखो, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आप क्या कर रहे हो? अपने शेयर्स को जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो उससे कहते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। जब आप अपने शेयर्स को मतलब फिजिकल शेयर्स को जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर देते हो बच्चों? कन्वर्ट कर देते हो, इसे हम कहते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है? देखो, ब्रोकर का काम आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। मतलब पहले ब्रोकर इंटरफेयर करता था, ब्रोकर अपनी फायदे के लिए शेयर्स को खरीदता था, बेचता था। बट अब इसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो ब्रोकर है कहीं गलत फायदा ना उठा ले इन्वेस्टर का, इसके बेसिस हम क्या करते हैं? ब्रोकर का काम ही कम कर देते हैं। सिर्फ इन्वेस्टर के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, जैसा इन्वेस्टर कहेगा वैसे ब्रोकर को करना
पड़ेगा। ब्रोकर अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं करेगा, वो डीम्यूचुअलाइजेशन है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो हमारा क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा डीमैटेरियलाइजेशन। ठीक है बच्चों। सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कब सेटअप हुआ था बच्चों, 1989 में। ठीक है बच्चों। देखो आपको याद रखना है, इसमें 2 ईयर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक 1988, एक 1992। 1988 में सेबी को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और 1992 में क्या किया गया था, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी कब कहा गया था बच्चों, 1992 में, और 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वाज सेट अप इन द 1988 टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। किस लिए लाया गया कि भाई स्टॉक मार्केट के जो फंक्शंस हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट के जो फंक्शंस हैं, उसे रेगुलेट करता रहे। सेबी प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्थी डेवलपमेंट द स्टॉक मार्केट। सीधी सी बात है, आपको ये वर्ड, ये 2 ईयर्स आपको याद रखने हैं, 1988, 1992। 1988 में स्टैब्लिश किया गया, 1992 में क्या किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि हमारी फुल फॉर्म क्या है, ऑफ इंडिया। ठीक है। इस्टेब्लिश कब किया गया बच्चों, 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पहले ई आया है तो 88 भी पहले आएगा, फिर एस आता है, ई के काफी बाद जाके एस आता है, तो 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। बट इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1988 में। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आता है बच्चों, क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे सेबी के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। पहला है टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में उसे रेगुलेट करेगा। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट रखेगा, उनके साथ कुछ गलत ना हो उसे देखा जाएगा। टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंसेस बिटवीन द सेल्फ रेगुलेशन। देखो फ्रॉड ना हो, कोई भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना किया जाए, उसे भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा। किसके बेसिस पे, इंटरमीडिएट्स के बेसिस पे, में से ब्रोकर और आपके अंडरराइटर्स। ठीक है, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सेबी का। फिर आता है बच्चों हमारे सेबी के फंक्शंस। सेबी के फंक्शंस हमारे कितने हैं, 3 तरह के हैं। पेपर में यहां से 101%, 101% क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शंस आपको याद रखने है क्या, देखते हैं। पहला आता है बच्चों प्रोटेक्टिव फंक्शन। पहले कह रहा हूं क्वेश्चन यहां से उठेगा तो थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन में जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है चेकअप प्राइस रीजिंग। देखो बच्चों प्राइस रीजिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेट करना प्राइस को, अपनी मर्जी से बढ़ा देना, अपनी मर्जी से कम कर देना, अपनी मर्जी से बढ़ा देना, अपनी मर्जी से कम कर देना। मतलब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज के रेट को बढ़ा देते हो। दैट इज द चेक ऑफ प्राइस रीजिंग। बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ये सब प्राइस रीजिंग है, मतलब मैन्युपुलेट करके करते हो। तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, मतलब सेबी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्राइस रीजिंग से। क्या लिखा हुआ है, प्राइस रीजिंग रेफर्स टू मैन्युपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज विद द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव इसलिए इन्फ्लेटिंग और डिप्रेशन ना आए मार्केट में। सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है, मना करता है। आपको प्राइस रीजिंग मतलब आपको मैन्युपुलेशन नहीं करनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक वर्ड आ रहा है, मैंने आपको एक वर्ड समझाया था ना स्टार्टिंग में कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अपने ही पर्सन्स को, मतलब जो खास लोग हैं, खास जो लोग हैं जैसे डायरेक्टर्स हैं, आपके प्रमोटर्स हैं, उन्हें क्या दे देना, शेयर्स दे देना। ये सब क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पता लग रहा है कि भाई देखो एक इंटरनल मैनेजमेंट है,
इंटरनल मैनेजमेंट को ये लग रहा है एक हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है। इंटरनल मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं, मतलब अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे। विद इन अ वीक हमारा जो शेयर अगर 100 रुपए का है तो वो 130 पे आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये इंटरनल अभी बात चल रही है, इंटरनल मैनेजमेंट की ही अंदर बात चल रही है। मतलब क्या है कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उन्हें तो सब पता लग रहा है, उन्हें तो सब पता लगा कि क्या होगा, तो ये पहले से क्या कर लेते हैं, पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कनेक्ट है, डायरेक्टर है, प्रमोटर्स हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिससे प्राइस लेवल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको नहीं करने, कोई फ्रॉडलेंट तरीके से आपने काम नहीं करना है। सेबी उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि आपने फ्रॉडलेंट तरीके से काम नहीं करना, इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए वो काम करता है। सेबी डज नॉट अलाउ द कंपनीज टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, आप नहीं दे सकते जिससे हमारे इन्वेस्टर को नुकसान हो, ऐसा आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। फिर आता है बच्चों फोर्थ पॉइंट, सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर। आप अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई किस तरह से सिक्योरिटीज को इवेल्युएट किया जा रहा है, इसके बेसिस पे सब कुछ बताया जाएगा। प्रमोट करेंगे, फेयर प्रैक्टिसेस की जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स बनाए जाए, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं हम। सेबी गाइडलाइंस इशू करेगा कि इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो देखो हम इन्वेस्टर्स की तो इंटरेस्ट की बात करेंगे प्लस डिबेंचर होल्डर्स भी क्या है, हम उनको भी इंटरेस्ट मतलब उनका इंटरेस्ट मतलब उनका जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है पैसा लगाने का या कंपनी को पैसा देने का मेनली, वो सब क्या किया जाएगा, उसके लिए गाइडेंस इशू की जाएगी। इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कोई अगर ऐसा केस आता है इनसाइडर ट्रेडिंग का तो उसे इन्वेस्टिगेट ढंग से किया जाएगा। सेबी हैज स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनरिलेटेड टू मार्केट प्राइसेस, जो ऐसा मार्केट प्राइसेस से जो कुछ रिलेट नहीं करता, सेबी उसे क्या करता है पहले से ही बंद कर देगा। फिर आता है बच्चों डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट की बात करनी है केस स्टडी में, आप याद रखना जब भी डेवलपमेंट की कोई बात हो रही हो तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, डेवलपमेंट फंक्शन होगा। जिसमें पहला पॉइंट है क्या दी जाएगी बच्चों, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना इंटरमीडिएट को जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आ रहा है। ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा जिससे स्टॉक एक्सचेंज में अडॉप्टेबल और फ्लेक्सिबल तरीके से काम होता रहे। इंटरनेट ट्रेडिंग दी जाएगी, जो मतलब एक परमिशन दे दी जाएगी कि आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन इनिशियलिंग पब्लिक ऑफर ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड। एक पॉइंट रह गया, सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यू। ये सब डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। ट्रेनिंग आ गया, प्रमोट वर्ड आ गया, ये ट्रेनिंग आ गया, ये सब आप समझ जाना कि डेवलपमेंट फंक्शन ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट फंक्शन हमारा रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस की हम बात करें तो रेगुलेटरी फंक्शन क्या कहता है बच्चों, रेगुलेटरी फंक्शन ये कहता है रेगुलेट करना है। मतलब जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हमेशा वहां पे रेगुलेटरी फंक्शन ही इसका आंसर आएगा। मर्चेंट बैंकर्स, कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट करना, ये सब किसके अंदर आ रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर। दीज इंटरमीडिएरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव। प्राइवेट प्लेसमेंट आपने किसी भी तरह से नहीं करनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात की जा रही है, आपने नहीं करनी है। उसके लिए पहले से रूल्स बनाए जाएंगे। आपको एक वर्ड याद करना है, रेगुलेट। अगर रेगुलेट वर्ड लिखा हुआ है तो समझो उसका आंसर रेगुलेटरी फंक्शन ही आएगा। सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है कि स्टॉक ब्रोकर्स की क्या वर्किंग चल रही है, जो भी हमारे एजेंट्स है किस तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, ये सब इसके अंदर आएगा। सेबी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटर वर्किंग विद द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की जो मतलब क्या है, मतलब कोई भी वर्किंग चल रही है सेबी उसे क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। सेबी रेगुलेट टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। अगर ऑडिट बिठानी बैठ जाए तो सेबी इंक्वायरी भी कर सकता है और ऑडिट भी करवा सकता है किसी भी कंपनी की, उसकी मर्जी है। जहां पे उसे शक हो कि भाई दिक्कत आ रही है इस कंपनी में तो वो क्या कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है। देखो कौन कौन से फंक्शन थे बच्चों, कौन कौन से फंक्शन थे बच्चों, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटिव फंक्शंस कौन कौन से थे बच्चों हमारे, फंक्शंस प्रोटेक्टिव,
डेवलपमेंट और रेगुलेटरी। वर्ड अगर आ जाए रेगुलेट तो समझ आना रेगुलेटरी फंक्शन ही होगा वो। डेवलपमेंट में अगर प्रमोशन की बात की जा रही है, प्रमोट की बात की जाती है, ट्रेनिंग की बात की जाती है, तो समझ जाना वो हमारा कौन सा होगा, डेवलपमेंट होगा। प्रोटेक्ट में आप समझ रहे हो, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अगर रेगुलेट में कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है तो भी किसके अंदर आएगा बच्चों, रेगुलेटरी के अंदर ही आएगा। ठीक है बच्चों, केस स्टडीज के बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलो कुछ थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है हमारा, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज जो 1602 में आया था, ये हमारा क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक, सॉरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। लार्जेस्ट हमारा न्यूयॉर्क का है, ये हमारा बच्चों ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का। और ये बच्चों हमारा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, ओल्डेस्ट किसका, इंडिया का बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा ओल्डेस्ट है। और लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया गया तो याद रखना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब बच्चे ये चैप्टर को समझ पाएँ, सब बच्चों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।